सो अब और आगे परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। डॉक्टर अरुण की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम। तो इसमें हम देखते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। सो नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। ओके, तो कोई भी नाभिक है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स, राइट। और जैसा कि पहले स्थापित हो चुका है कि प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। मतलब साइन जो है प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अपोजिट है। अगर प्रोटॉन में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होगा, राइट। तो इसका अर्थ यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में 1 और सोडियम में 11 होती है, राइट। तो इस तरह से कोई भी प्रोटॉन को हम देखेंगे तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु संख्या के बराबर है। तो इस प्रकार से जहाँ भी हम देखते हैं एटॉमिक नंबर देखते हैं या परमाणु संख्या देखते हैं, इसका मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। सो अगर हाइड्रोजन में 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है परमाणु संख्या 1 हो जाएगी। अगर सोडियम में 11 है तो उसकी परमाणु संख्या जो है या एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। इसका मतलब जो प्रोटॉन है उसके आधार पर डिसाइड हो रहा है कि किसी भी जो परमाणु है उसका जो परमाणु संख्या है वो क्या होगी, राइट। प्रोटॉन को अगर निकाला जाएगा तो उसकी परमाणु संख्या घटेगी, इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो उसकी परमाणु संख्या उतनी ही रहेगी। तो अतः जो है सोडियम का और हाइड्रोजन नाभिक का जो है 1 होगा, सोडियम का 11 होगा। तो परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, राइट। तो इस तरीके से वो एक न्यूट्रल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक कहें कि एक उदासीन है, मतलब उसके ऊपर नेट चार्ज ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, तो फिर उसके लिए आवश्यक है कि प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर हो। जितने प्रोटॉन्स हैं उतने उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चक्कर लगा रहे हों ऑर्बिट्स में। जैसे कि हाइड्रोजन तथा सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 11 और क्रमशः 1 और 11 होती है। तो परमाणु संख्या जो है वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है, और जो है उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी हम कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या है, क्योंकि उदासीन अगर कोई परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वही उस केस में उस परमाणु का एटॉमिक नंबर जो है सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान संख्या है उसको देखते हैं कि नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉन के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों तथा कुछ अन्य उदासीन कणों जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है के कारण होता है। मतलब ये प्रोटॉन्स हैं, इतना प्रोटॉन्स नंबर हैं, इतने ही प्रोटॉन्स जो है करीब करीब जो है और भी ऐसे उसी के अंदर पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। तो ये प्रोटॉन्स हो गए और ये एक उदासीन चीज़ें हैं, उदासीन कण हैं, उदासीन पार्टिकल्स हैं। तो ये प्रोटॉन्स और ये उदासीन पार्टिकल्स ये दोनों ने जो मिलके जो है बना दिया है क्या, किसने, ये उदासीन जो कण हैं वो कौन से हैं, वो है न्यूट्रॉन्स, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स और ये उदासीन कण हैं ये दोनों मिल गए, और इन जो उदासीन कण हैं वो न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जो है जो बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स, राइट, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, जिसमें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल गए हैं। तो ये प्रोटॉनों की संख्या सपोज हम Z मान लेते हैं, राइट।
प्रोटॉन्स की संख्या Z हो गई और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो N हो गई। तो ये जो Z प्लस N क्या हो गया, दैट इज़ द Z प्लस N क्या हो गया, दैट इज़ न्यूक्लियन। ओके, उस परमाणु का जो है वो न्यूक्लियन जो है वो Z प्लस N संख्या शो करेगा। अब आते हैं हम समस्थानिक और संभारिक चीज़ों पे, कि समस्थानिक और संभारिक क्या होता है। तो इसको हम जो है समस्थानिक और संभारिक जो दो चीज़ें हैं वो हैं, एक तो होता है आइसोटोप्स और दूसरा होता है आइसोबार्स, राइट। सो आइसोबार्स और आइसोटोप्स हम देखते हैं ये क्या होते हैं। समस्थानिक और संभारिक, भार है, ठीक है, और स्थानिक, समस्थानिक और संभारिक। तो किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक X द्वारा, राइट, इसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसमें बाईं ओर एक पूर्व लग्न लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर एक पूर्व लग्न लिखा जाएगा जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है, राइट। सपोज यहाँ पे जो पूर्व लग्न लिखा जाएगा उसको हम कहेंगे परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो इस तरीके से बाईं ओर जो है ये पूर्व लग्न जो लिखा जा रहा है दैट इज़ द परमाणु द्रव्यमान संख्या, और उस परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम सपोज ए बोल देते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या को, और बाईं ओर ही अनुलग्नक के ऊपर अनुलग्नक के रूप में परमाणु संख्या लिखी जाती है, राइट। तो इसमें दो चीज़ें हो गई, एक पूर्व लग्न और एक अनुलग्नक। तो जो अनुलग्नक के रूप में परमाणु संख्या लिखी जा रही है वो चीज़ हो गई, ये X हो गया, और इसमें जो है हम दो चीज़ें लिखते हैं, एक तो जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या और दूसरा परमाणु संख्या। तो ये जो इसको जो परमाणु संख्या है वो क्या है, वो Z है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, इसको हम A बोल देते हैं या इसको एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, और ये हो गई परमाणु, दिस इज द परमाणु संख्या या प्रोटॉन्स का, राइट। तो ये जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या हो गई और ये परमाणु संख्या हो गया। परमाणु द्रव्यमान संख्या दैट इज द मास, नॉट द एटॉमिक नंबर, बट दिस इज द मास, और दिस इज द एटॉमिक नंबर और द परमाणु संख्या। सो परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ये दो चीज़ें हो गई, राइट। दिस इज परमाणु द्रव्यमान संख्या और ये परमाणु संख्या। तो इस तरह से जो है ये जो Z नीचे लिख दिया परमाणु संख्या और ऊपर A लिख दिया परमाणु द्रव्यमान संख्या, अर्थात ये जो चीज़ है ये संभारिक समान द्रव्यमान संख्या परंतु विभिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होंगे, राइट। जैसे कि हमने देख लिया कि C6 और 14, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो C है, ओके, यहाँ पे हो गया ये 6 इज़ द परमाणु संख्या, और ये जो है 14 क्या हो गया, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान संख्या, राइट। दिस इज द एटॉमिक मास और दिस इज द एटॉमिक नंबर। और दूसरा हम देखते हैं इसी प्रकार से नाइट्रोजन को, इसका जो परमाणु संख्या है वो 7 हो गई, और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है इसकी 14 है, राइट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो दो एटम्स हैं, एक कार्बन एटम है और दूसरा नाइट्रोजन एटम है, तो दोनों ही के केस में जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या अलग होगी और इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या अलग होगी। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 है और इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 7 है, राइट। बट दोनों का जो
मास है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है, वो एक ही आ रहा है। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब कोई भार। तो इस कारण से ये जो दो चीज़ें हैं ये कैसी हो जाएंगी, ये समान भार वाली हैं, क्योंकि इसमें भी 14 लगा हुआ है, इसमें भी 14 लगा हुआ है, तो ये कैसी होगी, समान भार वाली होगी, यानी कि ये संभारिक हो गई, राइट। समान भार वाली जो है ये कैसी हो गई, संभारिक हो गई। तो इस प्रकार से इनमें परमाणु संख्या अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। अब हम आते हैं समस्थानिक पर। अभी हम आए किस पर, आइसोबार्स पर, यानी कि दो चीज़ों का भार अलग समान था, कार्बन और नाइट्रोजन का भार जो है हमने देखा वो समान है। अब आते हैं हम समस्थानिक पर। तो समस्थानिक जो है वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इसका मतलब ये है, ये जो चीज़ है Z जो है वो उन दो एटम्स में सेम होगा, लेकिन उसकी जो द्रव्यमान संख्या यानी कि जो A है, एटॉमिक मास, वो अलग होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं समस्थानिक, राइट। तो इस प्रकार से समस्थानिक वो परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या यानी कि Z जो है वो समान है। ये जो Z है, दिस थिंग इज विल बी सेम, ओके, बट एटॉमिक मास जो है A अलग होगा, Z सेम होगा। और संभारिक में क्या था, संभारिक में जो है वो Z अलग था बट A सेम था। तो Z अलग है और A सेम है, और A अलग है, Z सेम है, तो इसके आधार पर जो है समस्थानिक और संभारिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से समस्थानिक वो परमाणु हो गए जिनकी परमाणु संख्या समान हो गई, यानी कि Z जो है वो सेम हो गया और जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न हो गई। दूसरे शब्दों में अगर आप देखते हैं कि समस्थानिकों में अंतर का जो कारण है वो नाभिक में उपस्थित भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या है। सपोज अगर मैं इस चीज़ को फिक्स कर दूं, x ये लिखा हुआ है, और इसको सपोज मैं 6 कर दूं, और यहाँ पर ये दूसरा है, इसको भी मैं 6 कर दूं, तो ये जो चीज़ है इसमें क्या है कि दोनों के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या सेम है, लेकिन ये जो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो एटॉमिक मास में जो डिफरेंस आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, राइट। तो वो आता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, ए में जो डिफरेंस आ रहा है, ए के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये किसके कारण आ रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रॉन्स। सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग हो गई, तो उसी कारण से जो है उसी एक ही जो है एटम के दो भिन्न प्रकार के आइसोटोप्स पैदा हो गए, दो प्रकार के समस्थानिक पैदा हो गए, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग थी, राइट। संभारिक के केस में क्या था, प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग थी, राइट। प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग थी, लेकिन जो ये 6 है और ये 7 है, तो 6 + 6 12 13 14 मतलब 8। तो यहाँ पर जो उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग हो जाएगी, राइट। तो इस केस में देख रहे हैं हम, समस्थानिक के केस में क्या देख रहे हैं, समस्थानिक के केस में अगर किसी एटम के, एटम एक ही है, समस्थानिक के केस में एटम नहीं चेंज होगा, संभारिक के केस में एटम चेंज हो गया था। तो समस्थानिक के केस में ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होने के कारण से इसके समस्थानिक उत्पन्न होते हैं, और उस वजह से जो एटॉमिक मास है, एक ही एटम होते हुए भी जो है उनके जो भार हैं, जो वेट हैं, एक भारी है एक हल्का है, राइट। तो इस प्रकार से जैसे मैं ही हूँ, मैं जूते पहन लूँ तो मेरा कुछ वज़न है, और ऊपर से एक और आलू की डलिया रख लूँ तो ओवरऑल टोटल वज़न जो है और बढ़ जाएगा, राइट। तो इस तरह से चीज़ वही है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ने की वजह से वो जो है उसका आइसोटोप पैदा हो गया, उसका रूप चेंज हो गया, राइट। तो इस प्रकार से 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, राइट, जिसे प्रोटियम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन होता है
हाइड्रोजन जो है वो 985% जो है 985% जो है उनमें कि ऐसे हाइड्रोजन परमाणुओं के अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है। ओनली ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, राइट। एक प्रोटॉन है इसके अंदर। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 1, राइट, यानी कि Z जो है दैट इज़ 1। और जो अब चूंकि एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इन दैट केस क्या होगा, जो परमाणु संख्या है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी 1 आएगा, पैर में भी हाइड्रोजन के 1 आएगा और सिर पे भी 1 आएगा, तो 1 1। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटियम। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, प्रोटियम, राइट। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे प्रोटियम। तो शेष हाइड्रोजन परमाणुओं में जो हैं वो समस्थानिक होते हैं, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जो केवल सिंपल से जो है, जैसे 99.985% में मैं कहूँगा कि प्रोटॉन्स की जो संख्या है वही जो है एटॉमिक उसका नंबर है हाइड्रोजन का, वही जो है उसका एटॉमिक मास भी हो गया, वही परमाणु संख्या, वही परमाणु द्रव्यमान है। लेकिन जो बचा हुआ है 99.985 के अलावा जो बचा हुआ है उसमें जो है हाइड्रोजन के डिफरेंट रूप होते हैं, राइट। यानी कि उसके अंदर ये जो डिफरेंट दूसरे फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स में क्या होता है, उन फॉर्म्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन देखते हैं कि अगर ये डी है हाइड्रोजन का ही रूप, राइट, तो ये प्रोटियम हो गया, और ये हाइड्रोजन का ही दूसरा रूप मैंने लिया और यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, और एक और न्यूट्रॉन जो है यानी कि जो n है उसकी संख्या मैंने बढ़ा दी है, तो Z + n बराबर हो जाएगा 2, और Z जो है वो कैसा रह गया, वो 1 रह गया। तो ड्यूटेरियम के केस में क्या होगा कि जो Z है 1 है, लेकिन उसमें एक और न्यूट्रॉन ऐड कर दिया है प्रोटॉन के साथ में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, राइट। अब मैंने क्या किया, एक और, ये जो है बहुत कम पाया जाता है, जो ओवरऑल जो परमाणु जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे ये बहुत कम पाया जाता है, यानी ड्यूटेरियम की जो मात्रा पाई जाती है वो महज 0.015% पाई जा रही है, राइट। तो जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इसके अलावा और भी इसके रूप होते हैं इसी के, तो इस हाइड्रोजन के जिसमें हो जाता है टी, तो टी के केस में जो है इसमें 1 हो गया, और उस हाइड्रोजन के अंदर मैंने जो है एक और न्यूट्रॉन डाल दिया, तो ये हो गया टोटल 3, राइट। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन का तीसरा रूप होता है जो कि बहुत ही ट्रेस में पाया जा सकता है, तो इन दैट केस जो क्या किया, मैंने एक प्रोटॉन डाला है और उस साथ में 2 न्यूट्रॉन्स डाल दिए हैं। तो इस प्रकार से जो ट्राइटियम है, इस प्रकार से जो ट्राइटियम है, वो ट्राइटियम में क्या होगा, वो ट्राइटियम के अंदर एक प्रोटॉन पाया जा रहा है और 2 न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। ड्यूटेरियम के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन पाया जा रहा है और एक न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। प्रोटियम के अंदर क्या है, जो कि 99.985% है ओवरऑल हाइड्रोजन का, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, उसके अंदर मात्र केवल एक प्रोटॉन ही पाया जा रहा है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है 99.985% में, ओके। तो इस प्रकार से ट्राइटियम जो है पृथ्वी में बहुत ही लेश मात्र पाया जाता है, बहुत ही कम ट्रेस में पाया जाता है। तो समस्थानिकों को कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कार्बन है जिसमें 6 प्रोटॉन्स के अलावा 6 या 7 अथवा 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो
ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर कार्बन की देख लें तो कार्बन में अगर मैं 3 इस प्रकार से ये कार्बन्स लेता हूँ, इन 3 कार्बन्स में जो है कार्बन है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या तो बड़ी हो नहीं सकती है। ये 6 हो गए, ये भी 6 हो गए और यहाँ पर भी 6 हो गया। लेकिन एक जो आइसोटोप है वो 12 है और जो दूसरा आइसोटोप है वो 13 है और जो तीसरा आइसोटोप है वो कैसा है, 14 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तीनों ही आइसोटोप में सेम है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगी, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो 7 होगी और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो 8 होगी, राइट। तो इस प्रकार 6 + 8 जो है वो 14 हो जाएगा और 6 + 7 जो है वो 13 हो जाएगा और 6 + 6 जो है वो 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो फिक्स रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो कम ज़्यादा होने की वजह से एक ही तत्व के विभिन्न भिन्न प्रकार के आइसोटोप्स का जन्म होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के समस्थानिकों का जन्म होता है। ऐसे ही अगर हम तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कार्बन में जो है 3 प्रकार के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक आइसोटोप में जो है एटॉमिक मास है, जो द्रव्यमान संख्या है या जो ए जिसको कहते हैं वो 12 है, दूसरे में जो है 13 है और तीसरे आइसोटोप में जो है कितना हो गया, 40 हो गया। इसी प्रकार से और भी तत्वों के जो है और भी तत्वों के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, राइट। जैसे कि हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन की अगर बात कर लेते हैं हम, तो क्लोरीन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या एटॉमिक नंबर है वो तीनों में 70, इसके अंदर भी 70 और इसके अंदर भी 70 पाया जा रहा है। तो 70 70 70 17 17 17, राइट। तो 17 17 17 जो है वो क्लोरीन के अंदर पाए जा रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्लोरीन के नाभिक में कितने हो गए, 17, राइट। लेकिन एक आइसोटोप दूसरे आइसोटोप और क्लोरीन के तीसरे आइसोटोप में क्या चेंज होगा न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो एक के अंदर जो है इसका एक क्लोरीन का जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो जो है 35 हो गई और दूसरे के अंदर जो है वो 37 हो गई, राइट। तो इस प्रकार से 2 क्लोरीन के मैंने जो परमाणु देखे 17 17, इसकी 35 और इसकी 37 है। इसका मतलब ये 17 दूनी 34 और 35, मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 18, राइट। 18 + 17 कितने हो गए, 35, 7 7 14, 15 की 5 और एक इधर गया 3, राइट। और ये हो गए 17, तो 37 में से 17 को अपन घटा देंगे, 7 7 0 और ये हो गया 20, राइट। तो जो क्लोरीन का 37 द्रव्यमान संख्या वाला आइसोटोप है उसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो क्लोरीन का 35 परमाणु द्रव्यमान संख्या वाला आइसोटोप है उसके अंदर कितने, उसके अंदर 18 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और एक समस्थानिक के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, 20 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो 20 न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं और जो 35 परमाणु द्रव्यमान संख्या वाला या परमाणु द्रव्यमान संख्या ए वाला जो क्लोरीन का आइसोटोप है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, उसके अंदर 18 न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। सो दिस इज़ द न्यूट्रॉन्स, सो दीज आर द न्यूट्रॉन्स। तो एक के अंदर जो है 18 न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है, दूसरे के अंदर जो है वो जो है 20 न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं जिसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या 37 है। तो इस प्रकार से जो है क्लोरीन के भी समस्थानिक पाए जाते हैं और जो है क्या बोलते हैं कार्बन के तो पाई जाते हैं, जिसमें हमने देख लिया 12 13 14 जो है 3 प्रकार के परमाणु द्रव्यमान संख्या थी। इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन्स में जो मतलब परिवर्तन आ रहा है उसके कारण आइसोटोप्स नए नए क्रिएट हो रहे हैं, राइट। प्रोटॉन्स की संख्या वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या अलग हो गई तो एटम ही चेंज हो जाएगा। यानी किसी भी एटम का अपने ही रूप में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको प्रोटॉन की संख्या निश्चित रखनी पड़ेगी। अगर प्रोटॉन्स की संख्या ऊपर नीचे हो गई मतलब वो परमाणु ही बदल गया। कार्बन से फिर वो जो है
1 बढ़ा दिया तो नाइट्रोजन ही हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा करेंगे तो परमाणु वही का वही रहेगा, बस परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ जाएगी, बस खा पी के थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंट टाइप के समस्थानिक पाए जाते हैं। तो समस्थानिकों के विषय में अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणुओं के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, राइट। तो अगर किसी भी एटम के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वो चीज़ किसके द्वारा अफेक्ट होगी, तो वो जो अफेक्ट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा नियंत्रित होती है। तो आमतौर पे जो है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो प्रोटॉनों की संख्या है वो सेम है, राइट। बट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एटम को छोड़ भी सकता है, उस एटम को पकड़ भी सकता है, राइट। तो और उस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन को किसी एटम को छोड़ने या पकड़ने की वजह से उस एटम की उस परमाणु की जो प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो रासायनिक प्रॉपर्टी है, वो चेंज हो जाती है, राइट। तो जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित हो रही है, और नाभिक में रासायनिक गुणों पर न्यूट्रॉनों की संख्या का बहुत कम प्रभाव होता है, राइट। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या को मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो उस वजह से जो है नाभिक के रासायनिक गुण चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक न्यूट्रॉन जो है ज़्यादा डाल दिया, 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा डाल दिए, यानी कि 18 था और 20 हो, 18 की जगह मैंने 20 न्यूट्रॉन्स डाल दिए, तो स्टिल जो है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर मैं कम ज़्यादा करता हूँ तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग प्रकार की हो सकती है, राइट। तो इस प्रकार से जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी परमाणु की, जो रासायनिक गुण हैं, वो जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं, ना कि नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन्स की संख्या के द्वारा। अतः रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार दर्शाते हैं, राइट। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उसमें क्या होगा, एक सा व्यवहार दर्शाएंगे, क्योंकि कारण ये है कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर मैं चेंज कर भी रहा हूँ फिर भी जो है उस परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है। सारे के सारे जितने भी आइसोटोप्स हैं वो एक ही प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो जैसे ब्रोमीन को अपन लेते हैं, जैसे अगर अपन ब्रोमीन को लेते हैं जिसका कि जो परमाणु संख्या है वो 35 है और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो 80 है, तो इस प्रकार से हमने ब्रोमीन को ले लिया, दिस इज 35 और ये जो है 80। तो 80 जो है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या हो गई और जो 35 है दिस इज द परमाणु संख्या। तो इस प्रकार से जो है ब्रोमीन में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए तो इसका पता कीजिए कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो Z ये जो चीज़ थी Z कितना हो गया, वो 35 हो गया, यानी कि ये प्रोटॉन्स की संख्या हो गई। और A कितना हो गया, A जो है वो 80 है, राइट। तो 80 में से 35 को घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5 और फिर हो गए 7 में से 3 गए 4, 45 न्यूट्रॉन्स, 35 में 70, ओके। तो इस प्रकार से जो है उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो क्या होगी, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर है, यानी कि इसमें Z अगर 35 है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो भी 35 हो जाएगी। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है 80 है, इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन का जो 80 परमाणु द्रव्यमान संख्या वाला एटम है, जो आइसोटोप है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से बहुत बहुत ज़्यादा है, 1 या 2 नहीं, कितना, पूरा 10 का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि अगर मैं 80 और 35 को 80 में 35 माइनस करूँ तो 45 आता है। तो ये 45 क्या है, 45 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा है ब्रोमीन्स के इस आइसोटोप के अंदर, जिसका परमाणु संख्या जो है 35 है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 80 है। तो इस केस में जो है
जो ब्रोमीन का जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 35 होगी क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या 35 है, उदासीन है अगर वो परमाणु तो। और अगर जो एटॉमिक मास है वो तो बताया गया है, वो तो 80 बताया गया है, और 80 में से अगर 35 घटा देते हैं तो वो 45 हो जाएगा। तो वो 45 क्या है, वो न्यूट्रॉन्स की संख्या है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी उदासीन एटम के अंदर, या इनफैक्ट जो है चार्ज भी है तो भी, तो उसकी परमाणु उसकी जो है उसका जो जेड निकाल सकते हैं, यानी कि परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं। उस प्रोटॉन्स की संख्या के आधार पर जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं। और जो है एटॉमिक मास दिया गया, उस एटॉमिक मास में जो उस एटॉमिक मास में से अगर अपन एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या प्राप्त हो जाती है, राइट। इसी प्रकार से हम दूसरा कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे किसी स्पीसीज़ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16 और 16 है, राइट। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी हो गई, वो 18 हो गई, और प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई, इसको मैं Z से कर देता हूँ। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 16 है, और जो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो भी 16 है, राइट। तो इस केस में क्या करना है, तो इसका प्रयुक्त प्रतीक बताना है कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़। तो अगर अपन Z+N कर दें, Z+N कर दें तो वो हो जाएगा, अपन को A प्राप्त हो जाएगा, एटॉमिक मास प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 16 और 16 32, राइट। तो ये जो है 32 जो है उसका एटॉमिक मास हो गया। सपोज ये X है, अपन को नहीं पता क्या है, तो जो है यहाँ पे ये 32 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, राइट। अब इसमें बता रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो उदासीन परमाणु सेम होगी, लेकिन यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, 2 पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो उदासीन परमाणु नहीं है, राइट। तो वो जो है उदासीन परमाणु नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 है, यानी प्रोटॉन्स की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब परमाणु उदासीन नहीं है, वो परमाणु न्यूट्रल नहीं है, वो चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हमें ये देखना है। तो अगर परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दोनों समान होते तो वो उदासीन अणु होता, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन्स के से ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं 16 और उदासीन होता तो क्या होता, तो -2 अगर मैंने लिख दिया, दैट मीन्स उस परमाणु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उदासीन परमाणु की तुलना में ज़्यादा हैं। तो इन दैट केस जो है ये जो चीज़ हो गई 16 किसका 16 पे डोला किसका परमाणु संख्या होती है, बता सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा हो गए वो क्या है, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, सल्फर, राइट। तो ये सल्फर का एक ऐसा आवेशित अणु है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अधिक उपस्थित हैं, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता है, अगर हमें प्रोटॉन की संख्या पता है, और अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता है, तो फिर हम पता कर सकते हैं कि वो जो है कौन सा एटम है, राइट। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर दी गई है तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सा एटम है। हम ये भी बता सकते हैं वो उदासीन है, हम ये भी बता सकते हैं वो आवेशित है, राइट। तो इस प्रकार से उसकी जो प्रकृति है आवेशित होने की या उदासीन होने की वो भी बता सकते हैं, और साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि ये जो अणु, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतनी संख्या दी गई है उसके आधार पर ये कौन सा अणु, कौन सा परमाणु होगा, राइट। तो इस प्रकार से जो X और A, यहाँ पे हम Z और A, इस प्रकार 2 चीज़ें हम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संकेत का प्रयोग करने से पहले यह पता कर लें कि ये स्पीसीज़ उदासीन परमाणु है अथवा धनायन है या ऋणायन है।
यदि यदि ये उदासीन परमाणु है तो जो है ये चीज़ मान्य होगी, राइट। अगर उदासीन परमाणु है तो क्या होगा कि जो परमाणु संख्या है वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? यानी कि अगर बात कर रहा हूँ उदासीन, तो परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु संख्या के बराबर होगी, और परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी उसके बराबर होगी। तो उदासीन के केस में जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जैसे होंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, तो जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और परमाणु संख्या ये तीनों बराबर होंगी। प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और उसकी परमाणु संख्या, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर एक जैसी होंगी, राइट। अगर यदि ये स्पीसीज एक आयन है तो ये निर्धारित कीजिए कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक या कम है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, अगर कोई कैटाइन है, कोई धनायन है, राइट, और कम है, तो इस प्रकार से प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक या कम है, इसके आधार पे हम बता सकते हैं। तो जो एनाइन है वो क्या होगा? वो ऋणायन होगा। ऋणायन जो एनाइन है वो क्या है? ऋणायन है। ऋणायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो सल्फर के जिस आवेशित परमाणु की मैंने बात की वो क्या है? वो ऋणायन है। और जो कैटाइन है, तो कैटाइन के केस में क्या होगा? कैटाइन के केस में इलेक्ट्रॉन को वो चीज़ लूज़ कर देता है, यानी कि यहाँ इस केस में जो है अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो इस केस में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या एक जैसी नहीं होंगी बल्कि वेरी कर जाएंगी। तो जो कैटाइंस के केस में जो है क्यों वेरी कर जाएंगी? क्योंकि कैटाइन के केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है कैटाइन के केस में या धनाइन के केस में, तो इन दैट केस जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी कर जाएगी। अब डिपेंड करता है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो +1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो +2 हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है कोई परमाणु तो वो +3 हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से दैट दिस एटम इज नेगेटिवली चार्ज्ड और दैट एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो हमेशा E- Z से दी जाती है, राइट। तो जो न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे होगी? तो Z + n बराबर क्या था? A था। अगर मैं चाहता हूँ न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो न्यूट्रॉन्स बराबर हो गए A - Z, यानी कि ये मैंने प्रोटॉन्स को अगर मैंने परमाणु द्रव्यमान संख्या में से घटा दिया तो जो बाकी बचे वो क्या हो गए? न्यूट्रॉन्स हो गए। अब बात आते हैं हम कुछ कमियों की, और रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां थी उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, परमाणु जो रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमियां थी, जैसे कि आप जान चुके हैं कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है वो सौरमंडल का एक छोटा सा रूप था, जिसके अंदर उसने बता दिया था एक जो है सन है और उसके बहुत चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो है बात ये हो गई थी कि अगर जो है नाभिक का जो साइज़ है वो क्रिकेट की एक गेंद के समान है तो टोटल परमाणु का साइज़ क्या होगा? तो वो जो है 5 किलोमीटर की एक ग्राउंड के बराबर होगा। इतनी सी नाभिक के लिए 5 किलोमीटर तक दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। 5 किलोमीटर जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने बोल दिया कि एक सौरमंडल जैसा है जिसमें सूर्य के समान हम बोल सकते हैं कि ये नाभिक हो गया, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। तो जिसमें नाभिक को भारी सूर्य की तरह और इलेक्ट्रॉन को हल्के ग्रहों की तरह सोचा गया था। जब सौरमंडल की चिरसम्मत यांत्रिकी को लागू किया गया तो पता चलता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, राइट।
ऐसा नहीं है कि भाई ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस में जो है एक इस तरीके से घूम रहा है, राइट, और जो है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा यूं 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 इस तरीके से ऐसे नहीं होता। वो निश्चित कक्षाओं में घूम रहे हैं। जब तक कि कोई बाहरी उन पर प्रभाव नहीं दिया जाता तब तक जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में, ये इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में घूम रहा है, राइट, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में घूम रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। तो अलग ऑर्बिट्स के अंदर वो जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि जो ग्रह हैं यानी कि जो प्लैनेट्स हैं, राइट, तो जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है कि सन के चारों तरफ एक निश्चित कक्षाओं में घूम रहे हैं और ग्रहों के बीच इस गुरुत्वाकर्षण बल को एक फार्मूला है उसके द्वारा दिया जा सकता है। जैसे कि क्या उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जैसे कि हम बोलते हैं G और M1 M2 अपॉन R², राइट। तो ये हो गया एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G, M1 M2 और R²। तो ये हम जो है दो ग्रहों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो किस प्रकार से होगा ये हम देखते हैं। तो जो M1 और M2 द्रव्यमान है उन दो ग्रहों के, एक ग्रह ये एक ग्रह ये, तो इन दो ग्रहों के जो द्रव्यमान है, एक ग्रह का द्रव्यमान M1 हो गया और दूसरे ग्रह का द्रव्यमान M2 हो गया, राइट। और R उन द्रव्यमानों के बीच की दूरी है, यानी कि अगर मैं एक ये ग्रह बना दूं और ये जो है मैं दूसरा ग्रह बना दूं तो ये जो इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या हो गया R, और इसका वज़न कितना हो गया, इस ग्रह का वज़न M1 है और इस ग्रह का वज़न कितना हो गया, इस ग्रह का वज़न हो गया M2, राइट। और इन दो ग्रहों के बीच की जो दूरी है दैट इज़ R, और जो G है दैट इज़ द G है वो हो गया स्थिरांक, राइट। तो ये कैपिटल G है दैट इज़ अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट जोड़ दिया। कोई दो ग्रह हैं जिनके बीच में इतना डिस्टेंस है, तो ये M1 ये M2 इनके बीच में R, तो M1 इंटू M2 अपॉन R², और उसी ओवरऑल में हमने जोड़ दिया एक कांस्टेंट दैट इज़ द कैपिटल G। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, राइट। तो ओवरऑल जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा किन्हीं दो ग्रहों के बीच में वो किस आधार पर लगेगा कि इन दो ग्रहों का जो वज़न है जो M1 है और M2 है वो क्या है, दो ग्रह वो कितनी दूरी पर है, मतलब कितने भारी भरकम है और कितनी दूरी पर है, ये चीज़ डिसाइड कर रही है। और उसमें हमने एक कांस्टेंट को जोड़ दिया तो वो ओवरऑल गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, राइट। तो इस सिद्धांत से ग्रहों की कक्षाओं के बारे में सही सही गणना की जा सकती है, राइट, कि कौन सी कक्षाओं में जो है वो घूम रहे हैं। तो सौरमंडल और नाभिकीय मॉडल में समानता से यह सुझाव मिलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, राइट। मतलब ये M1 है और ये M2 है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल G है, तो ये जो है वो एक निश्चित कक्षा में जो है वो घूमेगा। जो सूरज है उस सूरज के चारों तरफ वो, यानी कि ये मास हो गया M1 और ये ग्रह का मास हो गया M2, इनके बीच में ये डिस्टेंस है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R², राइट।
यानी कि दूरी जो बढ़ना, दूरी के घटने या बढ़ने से जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि हमने थोड़ी सी दूरी बढ़ाई तो वो सिर्फ आर के रूप में नहीं बढ़ रही है, बल्कि वो स्क्वायर के रूप में बढ़ रही है, क्योंकि नीचे की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर है। तो अगर दूरी बढ़ाते चले जाएंगे तो जो उसका इफेक्ट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है, वो बहुत तेज़ी से कम होगा। मतलब मैंने इतनी दूरी है और मैंने सोचा इतनी दूरी हो तो उसके हिसाब से होना चाहिए, नहीं, उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। इतना किया तो उसके स्क्वायर के, मतलब ये 2 किया मैंने, ये 1 बढ़ाया तो ये 2 की जगह कितना हो गया, 4 हो गया, और थोड़ा सा बढ़ाया तो कितना हो गया, 2 टू द पावर 3 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 6, मतलब 6 टाइम्स। यानी कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत मैटर करती है। थोड़ी सी डिस्टेंस कम ज़्यादा होने की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नीचे जो है वो आर स्क्वायर है, वो आर नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो फोर्स होता है वो होता है कूलम्ब फोर्स, राइट। तो उसके केस में क्या था, सौरमंडल के केस में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं उसके केस में जो हो गया वो कौन सा फोर्स हो गया, दैट इज द कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब बल। तो कूलम्ब बल जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेरेबल होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था, और जो कूलम्ब फोर्स है वो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से जो K है वो भी कौन, यहाँ पे वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो है कैपिटल G कांस्टेंट था, यहाँ पर जो है कांस्टेंट क्या हो गया, K हो गया। अब Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जो Q1 और Q2 है तो वहाँ पर जो है मास थे। ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात कर रहे थे तो इन दैट केस जो है वो 2 चीज़ों के मास थे, एक चीज़ का मास दूसरी चीज़ का मास, राइट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो उस केस में ये जो हम कूलम्ब बल निकालेंगे वो कूलम्ब बल उनके मास के आधार पर नहीं, बल्कि किसके आधार पर निकाल रहे हैं, वो हम चार्ज के आधार पर निकाल रहे हैं। यानी कि तो एक जो चार्ज कितना है, तो चार्ज में हो गया Q1 और Q2, राइट। और जो R है वो क्या हो गया, उन आवेशों के मध्य की दूरी, और जो K है वो आनुपातिक स्थिरांक है, ये हो गया आनुपातिक स्थिरांक, ठीक है। तो जो K हो गया वो आनुपातिक स्थिरांक हो गया, तो जो Q1 और Q2 जो है वो आवेश हो गए, ये आनुपातिक स्थिरांक हो गया, और ये 2 उन आवेशों के बीच की दूरी हो गई, राइट। तो कूलम्ब बल गणितीय रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के समान होता है, परंतु जब कोई पिंड किसी कक्षा में गति करता है तो इसमें एक्सीलरेशन होना चाहिए, त्वरण होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब कोई पिंड है वो किसी कक्षा में गति कर रहा है तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए। और यदि पिंड किसी कक्षा में स्थिर वेग से गति कर रहा है तो भी दिशा परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण होना चाहिए। अतः नाभिकीय मॉडल में कक्षाओं में घूमते ग्रह की तरह इलेक्ट्रॉनों का भी त्वरण होना चाहिए। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करना चाहिए। तो ग्रहों के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वे आवेशित नहीं है, राइट। इसलिए किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से
विकिरण उत्सर्जित होगा, कुछ रेडिएशन होगा। अगर वो इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं तो कुछ उनसे विकिरण उत्सर्जित होगा, और इस विकिरण के लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक गति से प्राप्त होगी। तो जो घूम रहे हैं उससे जो है विकिरण उत्सर्जन हो रहा है, उसके कारण रेडिएशन हो रहा है, और ये जो विकिरण है इसके लिए जो ऊर्जा है वो कहाँ से होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उस मूवमेंट के कारण जो है वो विकिरण उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस विकिरण के लिए ऊर्जा कहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक गति से। तो इस प्रकार कक्षा जो है वो छोटी होती चली जाएगी। तो एवरी टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन है वो अपना कुछ विकिरण करेंगे और जो है वो छोटी कक्षा में आ जाएंगे, फिर कुछ विकिरण करेंगे, फिर छोटी कक्षा में आ जाएंगे, फिर किसी और अंत में जो है पता चला वो नाभिक में ही गिर पड़े। ओम स्वाहा, नाभिक में ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गिर पड़े। यहाँ से विकिरण विकिरण करते 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 छोटी 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 ये आ गया, नाभिक में ही आ गए, चले आए अंदर ही। तो गणनाओं से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को सर्पिल पथ से, स्पाइरल जो पथ है वहाँ से नाभिक पहुँचने में 10⁻⁻8 सेकेंड लगेंगे, राइट। मतलब अगर विकिरण उत्पन्न कर रहा है तो कक्षा छोटी छोटी होती चली जा रही है, उस छोटी छोटी होने के लिए कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर पड़ेगा, इसके लिए मात्र 10⁻⁻8 सेकेंड चाहिए। तो इतनी तेज़ी से अगर गिर गया तो किसी परमाणु के अस्तित्व का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए ऐसा होता नहीं है, राइट। तो इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की गति का चिर सम्मत यांत्रिकी तथा विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वर्णन किया जाए तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। तो आप ये पूछ सकते हैं कि यदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति से परमाणु अस्थायी हो जाता है तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर स्थिर मान लेते हैं। तो कारण यह है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को स्थिर माना जाता है तो अत्यधिक घनत्व वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींच लेगा, तो जिससे थॉमसन परमाणु मॉडल का एक लघु रूप प्राप्त होगा। तो थॉमसन परमाणु मॉडल ने क्या कहा था, ये नाभिक है और जो है जो वहाँ से सीधे चिपके हुए हैं, जबकि रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक कितना है और इलेक्ट्रॉन 5 किलोमीटर तक, अगर गेंद की बूंद के समान क्रिकेट के गेंद के समान आकार की अगर नाभिक है तो 5 किलोमीटर तक वो उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार से अगर ये बात कही जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण अगर जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, सो इन दैट केस फिर वो बात हो जाएगी कि पूरा का पूरा जो नाभिक है वो ऐसे प्रोटॉन से भरा हुआ है, वहीं चिपके हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो वो ऐसा लगेगा कि थॉमसन भाई ऐसे ही बात बोल रहे थे, रदरफोर्ड ने गलत बात कर दी कि बहुत दूर दूर हैं इलेक्ट्रॉन से, पूरा परमाणु जो है वो खाली खाली सा पड़ा हुआ है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक दूसरा गंभीर दोष यह है कि यह परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है। अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। बोल दिया है कि बहुत दूर दूर हैं, बट उनकी जो ऊर्जा है उसके बारे में नहीं बता सका वो। तो हम देखेंगे कि ये कैसे संभव होता है, क्योंकि रदरफोर्ड की बात तो जो है सही नहीं लग रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है वो खींचेंगे, और अगर इतनी तेज़ी से खींचते हैं तो 10⁻⁻8 सेकेंड में ही जो है इलेक्ट्रॉन फट से नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का ये एक लैक्यूना रहा कि वो ये नहीं बता पाया कि कौन सा ऐसा फोर्स है कि वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्हीं बातों को
अलग तरह से सिद्ध करने के लिए कि हाँ चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इस कारण से नहीं, ये कारण है, कोई दूसरा कारण हो सकता है, जो आप बोल रहे हैं वो कारण नहीं है। तो कई प्रकार के और भी मॉडल्स विकसित किए गए, जिसमें कि जैसे बोर का परमाणु मॉडल है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, और हम अगली कक्षा में देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल, और आगे और भी परमाणु संरचना का जो अध्याय है उसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अरुण का नमस्कार, थैंक यू।